Hello friends, today we are going to study about innate immunity. हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा और उसमें इम्यूनिटी के टाइप्स को दो भाग में हमने बांटा था। इम्यूनिटी को दो भाग में बांटा, हमारा इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज इस वीडियो में हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्नेट इम्यूनिटी आखिर है क्या, तो डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी as it is present from birth and it is the inborn capacity of the body to resist the entry of microorganism into the body। अगर बात करते हैं हम लोग इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी है जो हमें माइक्रोब से और डिजीज से हमें बचाए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी की, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं और सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, तो इन्नेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, हम फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी भी कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन इम्यूनिटी भी कहते हैं, नेटिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। यानी कि ये अलग अलग नाम है इसके, जो हम लोग इसको नाम देते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी की बात हम करते हैं तो इसको नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहा जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, तो ये हमें बाय बर्थ मिला हुआ होता है। इसे इनबॉर्न कैपेसिटी यानी कि जन्मजात हमें मिला हुआ होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हमें माइक्रोब्स से एंट्री से, बॉडी में एंट्री न कर पाए उससे बचाता है कि माइक्रोब्स हमारे अंदर ना घुस पाए, क्योंकि माइक्रोब्स इंटर कर जाएंगे तो हमारे डिजीज होने के चांसेस होंगे। उसी को प्रोटेक्ट करता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को कहा जाता है कि इन्नेट इम्यूनिटी काम कैसे करता है, तो इट एक्ट अगेंस्ट मेनी माइक्रोब्स इन जनरल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट एनी पैथोजेंस, हेंस आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो बात करते हैं कि एक एग्जांपल को लेकर के हम लोग बात करते हैं, इसके एक एग्जांपल को कि हम लोग देख रहे हैं लैक्राइमल सिक्रीशन, यहां पे एग्जांपल देख रहे हैं लैक्राइमल सिक्रीशन ऑफ आई। तो आई से क्या होता है, हम लोग देखते हैं क्या आंसू निकलते हैं। तो आंसू निकलना क्या करता है, आंसू निकलता है वो क्या करता है कि हमारे जो भी गंदगी आंख में होते हैं उसको फ्लश आउट करता है, बाहर निकालता है। अब देखते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर देखेंगे, अगर एग्जाम्पल देखें, कॉमन अगर फिनोमेनन हम लोग देखते हैं, क्या होता है कि अगर तेज हवा भी हमारे आंख पे पाती है तो क्या होता है, आंसू निकल जाता है, धूल पड़ता है आंसू निकल जाता है। ये इस तरह से यानी कि धुआं आता है आंसू निकल जाता है, यानी कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस अगर आंखों पे पड़ते हैं तो आंसू आ जाता है। इससे एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक कारण छुपा हुआ है। पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि आंसू है, क्या हुआ, पूरा फ्लश हो जाता है, आंख फ्लश हो जाता है। अब क्या हुआ कि इसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब क्या करता है कि हमारा आंख से कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस गया, तो इस आंसू को मतलब नहीं है कि आंख में बैक्टीरिया गया है या वायरस गया है या फंगस गया है या एनीथिंग या धूल सिर्फ गया है, क्योंकि ये समझता है कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस आएगा उसके अगेंस्ट आंसू निकल जाएगा। यानी कि ये जनरल फेनोमेनन वर्क करता है, जनरल, कोई स्पेसिफिसिटी इसकी नहीं है कि वायरस आएगा तभी एक्ट करेगा या फिर बैक्टीरिया आएगा तभी वर्क करेगा, धूल आएगा तभी वर्क करेगा। ये कुछ भी अनवांटेड सब्सटेंस अगर आंखों में आ जाए तो वो आंसू निकल जाता है। अब क्या है, बैक्टीरिया उसमें रहेगा तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ साथ कोई भी गंदगी है तो वो वॉश आउट हो जाएगा थ्रू फ्लूइड्स। तो यही बात कहते हैं कि इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं है कि किसी भी एक डिफिनिट सब्सटेंस के अगेंस्ट ये वर्क नहीं करता, ये कॉमन वर्क करता है, जनरल तरीके से वर्क करता है, इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इट हैज नो एनी स्पेसिफिसिटी फॉर एनी डिफिनिट माइक्रोब्स और सब्सटेंस।
इसीलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसको देखते हैं फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी या फिर बॉर्डर लाइन इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कि बैक्टीरिया अंदर घुस ही ना पाए, पहला चीज करता है। अगर घुस है तो उसके अलावा भी कुछ वर्क कर रहा है, कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे स्किन पर केराटिनाइज स्ट्रैटम कॉर्नियम मौजूद है ये। और दूसरी बात कि क्या होता है कि पसीना निकलता रहता है, हम लोग देखते हैं ये क्या होता है कि हमारा क्या, पहली बात तो ये लेयर बना हुआ है, इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया इसमें इंटर हमारे स्किन में नहीं कर पाता है, ये प्रोटेक्ट हमें करता है फ्रॉम एंट्री। यानी कि और बॉर्डर पे हम लोग क्या काम करते हैं, बॉर्डर का काम क्या होता है, बॉर्डर पे जो स्पेशलार मौजूद है उसका काम क्या है कि कोई भी हम लोग जो हमें नुकसान पहुंचा सके उसको अंदर आने नहीं देता है। यही काम कर रहा है, क्या कर रहा है कि इसको माइक्रोब्स को एंट्री होने नहीं दे रहा है। इसीलिए इसको बॉर्डर लाइन इम्यूनिटी या फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी यहां से स्टार्ट हो रही है। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग, तो देख रहे हैं एक्टिविटी एग्जांपल में, पहला एक्टिविटीज ऑफ WBC और टिश्यू मैक्रोफाजेस। बात करते हैं कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर हम लोग देखेंगे, अगर पढ़ते हैं या फिर जानते हैं कि WBC क्या करता है कि हमारा सबसे बड़ा हमारा डिफेंस का वर्क अगर करता है ब्लड में तो वो WBC ही होता है। ये काम करता है, प्लस टिश्यू मैक्रोफाज, जो मैक्रोफाज पूरा वॉन्डरिंग करते रहते हैं, वो भी हमारा क्या करता है कि एक्टिविटी इम्यूनिटी की तरह वर्क करता है, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है वाया फैगोसाइटोसिस। क्या करता है, कोई भी माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में इंटर किए तो उसको क्या करता है कि WBC या माइक्रोफाज पकड़ कर उसको फैगोसाइटोज कर जाता है, इनगल्फ कर जाता है। अगर यहां तक सीमित या फिर नेचुरल किलर सेल की हम बात करें, इनके सेल, तो वो क्या करता है, इसको इनगल्फ कर जाता है, डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यहां तक ये क्या है कि इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे ही ये अगर अगला स्टेप में चला गया फैगोसाइटोसिस के बाद या फिर हमारा WBC कैरी करके अगले स्टेप में ले गया तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के में इंटर करता है। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे तो ये हुआ। उसी तरह से इंडिया देखेंगे GIT में हमारा क्या होता है कि GIT में एसिडिक pH मौजूद होता है, एसिडिक pH होता है, या भी बहुत सारा एंजाइम्स वहां लिबरेट करता है, सिक्रीशन होता रहता है। ये क्या हुआ, कोई भी खाने के जरिए या इस तरह से हमारे बॉडी में इंटर किया, कोई भी माइक्रोब्स इंटर किया तो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अगर एसिडिक pH रहेगा तो वो अपने आप वहां पे मर जाएगा। कि यहां भी क्या हो रहा है कि हमें माइक्रोब से बचाया जा रहा है, हमारा बॉडी खुद खुद उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भी सिस्टम हुआ। प्रोटेक्टिव की बात हमने की है। लाइसोजाइम इन सम एंड सम पॉलीपेप्टाइड्स इन माउथ में देखते हैं हम लोग क्या हुआ, सलाइवा हमेशा मूव करते रहता है, सलाइवा निकलता रहता है। तो ये क्या करता है, पहला चीज कि ये टोटल पहला बात तो वॉश करता रहता है पूरे माउथ में। हमारे माउथ में क्या होता है कि डिफरेंट, हम लोग मुंह खोल रहे हैं, एयर के जरिए हमारा माइक्रोब्स अंदर आ रहा है, उसको वॉश करता है, कहीं पे जमने नहीं देता है और डिस्ट्रॉय करता है। साथ साथ जो एंजाइम्स उसमें मौजूद है लाइसोजाइम, वो क्या करता है कि हम बहुत सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो यहां भी क्या हो रहा है, हमारा क्या क्या कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारा नेचुरल फेनोमेनन है। दूसरी तरफ देख रहे हैं, अगर यूरिनेशन हम लोग करते हैं तो यूरिनेशन एक फोर्स के जरिए होता है, काफी स्पीड होता है। तो उससे क्या होता है, यूरेथ्रा का जो स्पीड से आ रहा है ब्लैडर से, तो वो क्या कहता है, यूरेथ्रा में अगर कोई माइक्रोब्स हैं तो वो बाहर की ओर बाय फोर्स ऑफ यूरिन, ये क्या कहते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे वेजाइना का pH भी अगर देखेंगे हम लोग तो हाई pH रहता है। उससे क्या होता है कि वो भी हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, फीवर हमें आ जाता है, वो भी एक तरह का क्या है कि इनेट इम्यूनिटी है। हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरी है जो बहुत सारे चीज़ हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं। हमारे बॉडी में वो नेचुरल फिनोमेनन दिखाया गया है, दिया हुआ है, जो हमें प्रोटेक्शन, डे टू डे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी, पहली बात इनेट इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी है। ये कितने तरह के होते हैं, तो इनेट इम्यूनिटी टाइप अगर हम देखेंगे तो इनेट इम्यूनिटी 3 तरह का होता है। पहला स्पेसिस इम्यूनिटी,
दूसरा रेशियल इम्यूनिटी और तीसरा इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पेसीज, रेशियल एंड इंडिविजुअल। तो इन्नेट इम्यूनिटी का पहला टाइप है स्पेसीज इम्यूनिटी। स्पेसीज इम्यूनिटी की बात करेंगे अगर, तो स्पेसीज इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन वेरीज विथ ए स्पेसीज। इट मीन्स if a species is susceptible to any pathogen, then it doesn't mean that every species will be susceptible to that very pathogen। बात करते हैं इसका, तो इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी है रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज और पैथोजेंस। तो ये जो है, ये इम्यूनिटी कहता है, स्पेसीज इम्यूनिटी कहता है कि डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट इम्यूनिटी रहेगी, डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी रहेगी, यानी कि अलग अलग पैथोजेन अलग अलग स्पेसीज को काउज डिजीज काउज करेगा। हो सकता है कि कोई एक स्पेसीज के लिए ससेप्टेबल हो तो दूसरे के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है, यानी कि एक स्पेसीज को अगर डिजीज काउज कर सकता है कोई भी पैथोजेन, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे सभी स्पेसीज को डिजीज काउज करेगा ही करेगा। यानी कि अलग अलग स्पेसीज में इम्यूनिटी वेरी करती है, अलग अलग स्पेसीज को डिफरेंट माइक्रोब्स किसी में काउज डिजीज कर भी सकता है, किसी में डिजीज नहीं भी काउज कर सकता है। यानी कि ये वेरिएशन होता है बिटवीन स्पेसीज टू स्पेसीज। एग्जाम्पल की बात करेंगे अगर, तो ह्यूमंस आर रेजिस्टेंट टू प्लांट पैथोजन। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जो प्लांट को क्या करेगा? प्लांट को बीमार करता है, प्लांट को डिजीज कर सकता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैथोजेन ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करे। दूसरी तरह, यानी कि ह्यूमन और प्लांट में के इस इम्यूनिटी में डिफरेंसेस आ रहा है। सेम पैथोजेन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है बट ह्यूमंस को नहीं कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसीज टू स्पेसीज। दूसरी तरफ देख रहे हैं, चिकन्स की बात कर रहे हैं, तो चिकन्स क्या है? एंथ्रैक्स से रेजिस्टेंट होता है। एंथ्रैक्स उन्हें चिकन्स को काउज नहीं करता है बट ह्यूमंस को डिजीज काउज करता है एंथ्रैक्स, बस एंथ्रैक्स। तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट स्पेसीज चिकन्स एंड ह्यूमंस, एक को काउज कर रहा है, एक को डिजीज काउज नहीं कर रहा है, यानी कि वेरिएशन ऑफ इम्यूनिटी। डॉग्स की बात करें, उसी तरह डॉग्स की, तो मीजल्स जो है क्या करता है? ह्यूमन को डिजीज काउज करता है बट डॉग्स को नहीं करता है, यानी कि सेम वन पैथोजेन काउजिंग डिजीज टू ह्यूमंस बट नॉट इन डॉग्स। यानी कि डिफरेंस, यानी कि एक स्पेसीज को डिजीज काउज कर रहा है, दूसरी तरफ डिजीज काउज नहीं कर रहा है, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टू स्पेसीज में क्या कर रहा है? अलग अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रहा है, अलग अलग से वर्क कर रहा है। ये क्या हुआ कि डिफरेंसेस, ये इसी तरह से बहुत से एग्जाम्पल और है जिनको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन ये होता क्यों है कि डिफरेंसेस क्यों आती है? तो डिफरेंसेस आती है स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज की एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। एटॉमिकल बनावट, उसका कार्य करने का क्षमता, उसका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर स्पेसीज में अलग अलग होता है, जिस वजह से क्या करता है कि ये माइक्रोब्स किसी को काउज करते हैं, किसी को काउज नहीं करते हैं डिजीज। ये वेरिएशन पैदा करता है, एटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ए स्पेसीज वेरिएशन लाता है बिटवीन द इम्यूनिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा टाइप है रेशियल इम्यूनिटी। पहले हमने बात किया स्पेसीज इम्यूनिटी में कि स्पेसीज बाय स्पेसीज वेरी करती है इम्यूनिटी, उसी तरह से अब स्पेसीज में रेसेस आते हैं। रेसेस में भी क्या है? डिफरेंट रेसेस में क्या होता है? इम्यूनिटी वेरी कर सकता है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। डिफरेंट रेसेस में हैव डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि अलग अलग रेसेस में अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है। कुछ किसी बीमारी से ससेप्टेबल होंगे, कुछ किसी बीमारी से, यानी कि डिफरेंट रेसेस डिफरेंट मोड ऑफ इम्यूनिटी, अलग अलग इम्यूनिटी, उसमें डिग्री ऑफ इम्यूनिटी हो सकता है।
तो बात करेंगे, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं, अफ्रीकन्स की बात करेंगे तो अफ्रीकन्स क्या होता है, रेजिस्टेंट होते हैं मलेरियल इन्फेक्शंस के, लेकिन बाकी सब तो ससेप्टेबल होते हैं। ये अफ्रीकन्स क्यों रेजिस्टेंस होते हैं, तो क्योंकि इनके जो आरबीसी पर होता है अब्सेंस होता है वैसे पार्टिकल्स का जो हमारे मेम्ब्रेन पे जो मलेरियल पैरासाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने ऊपर बाइंड करते हैं ताकि इन्फेक्शन लग सके। अब इनमें होता ही नहीं है, वो मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, मलेरिया पैरासाइट इस पे अटैक ही नहीं करेंगे। तो उसी तरह से अल्जेरियन शिप्स क्या होता है कि रेजिस्टेंट होते हैं एंथ्रेक्स के। दूसरी तरफ नेग्रोज की बात करेंगे तो नेग्रोज क्या होता है, ज्यादा सब्सेप्टेबल होते हैं, उनको ट्यूबरकुलोसिस इजीली, यानी कि ब्लैक्स को ट्यूबरकुलोसिस इजीली इन्फेक्ट कर सकता है इन कंपैरिजन टू कॉकेशियंस, लेकिन व्हाइट्स को ऐसा नहीं होता है, कॉकेशियंस में ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक ही स्पेसीज, ह्यूमंस की अगर बात करेंगे तो ह्यूमंस में ही एक स्पेसीज, इसमें अलग अलग रेसेस क्या है, एक रेस में यानी कि अफ्रीकन्स को रेजिस्टेंस है, वही दूसरे क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है, ससेप्टेबल है। नेग्रोज क्या है कि माले से ज्यादा सबसे पहले है, वहीं पे दूसरे कॉकेशियंस कम सबसे, यानी कि अलग अलग रेसेस, अलग अलग उनमें इम्यूनिटी है। इसीलिए कहा सकता है कि रेशियल इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी है जो डिफरेंट रेस में डिफरेंट हो जाते हैं, वेरी करते हैं। तो ये हुआ रेशियल इम्यूनिटी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात अगर हम लोग करेंगे, तीसरा टाइप है ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी की बात करेंगे तो अब देखिए कि स्पेसीज में अलग अलग वेरी किया, अब स्पेसिफिक बार रेसेस में क्या हुआ कि अलग अलग वेरी किया कि एक स्पेसीज में अलग अलग रेसेस हैं, उसमें अलग अलग इम्यूनिटी आ सकता है। अब एक रेस में ही अलग अलग इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल भी इम्यूनिटी वेरी करता है। वजह कि उनमें है पेरेंट्स से उन्होंने अलग अलग जेनेटिक फैक्टर्स लिए हैं, अलग अलग फैक्टर्स इनहेरिट करते हैं, जिस वजह से उनमें क्या होता है, इम्यूनिटी डिफरेंट वेरी कर सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कुछ पीपल्स को ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन कुछ को कम ठंड लगती है, यानी कि इम्यूनिटी में वेरी कर रहा है। कुछ है क्या होता है कि उनको तुरंत कोल्ड लग जाता है, कुछ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस तरह से यानी कि अलग अलग एक ही हमारा रेस है, उसमें एक इंडिविजुअल को क्या हो रहा है कि वो कोई चीज के रेजिस्टेंस है, किसी चीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंट नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल वेरी कर रहा है हमारा इम्यूनिटी। लेकिन अगर होमोजाइगस ट्विन्स की बात करेंगे, होमोजाइगस ट्विन्स की बात करेंगे तो इसमें यानी कि अलग अलग दो इंडिविजुअल ट्विन्स है, तो दो इंडिविजुअल हुए तो दोनों में हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी मैच कर सकता है, दोनों की इम्यूनिटी लगभग सेम हो सकती है होमोजाइगस ट्विन्स की बात करें अगर तो। लेकिन अगर वहीं पर हेटेरोजाइगस की बात करें तो वेरी करेगा इस तरह से, यानी कि इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल भी इम्यूनिटी वेरी करता है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के लेवल को, इन्नेट इम्यूनिटी को इफेक्ट जो डालते हैं कुछ फैक्टर्स, वो है हमारे पहला एज, माल न्यूट्रिशन, तीसरा हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। एज की बात अगर करेंगे तो इम्यूनिटी जो है एडल्ट लेवल में, एडल्ट स्टेज में काफ़ी ज़्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन वहीं न्यूबॉर्न बेबी में और हमारे ओल्ड एज में क्या होता है, इम्यूनिटी कम रहती है। वजह हमारा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम इमैच्योर होता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी लेवल उसमें कम रहता है, यानी कि और धीरे धीरे वो इम्यूनिटी रेज करता है। एडल्ट स्टेज में ये काफ़ी हाई रहता है और धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उस वक्त ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारा क्या बहुत सारे इम्यून सेल्स की एक्टिविटी कमने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओल्ड एज में हमारा इम्यून सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है, धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी जो है कम जाती है और वो उसका लेवल जो है कम जाता है। तो यानी कि एज पे वेरी करता है, न्यूबॉर्न में कम रहता है, बढ़ता है और फिर नीचे की ओर धीरे धीरे घटना शुरू कर देता है इम्यूनिटी। दूसरा माल न्यूट्रिशन, अगर मान से प्रॉपर डाइट हम नहीं लें, प्रॉपर डाइट नहीं लें तो डाइट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे इम्यूनिटी पे। तो फॉर बेस्ट इम्यूनिटी, बेहतर इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन लेवल बेहतर होना ज़रूरी है। अगर
इस अगर माल न्यूट्रिशन रहेगा तो हमारा प्रॉपर जो हमारा इम्यून सेल्स है, इम्यून सिस्टम है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और हमारा इम्यूनेट इम्यूनिटी का लेवल नीचे होगा। फिर हम लोग देखते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की बात अगर करेंगे तो कुछ बीमारी है जो हार्मोनल डिजीज के नाम हार्मोनल डिजीज है, जैसे कि अगर बहुत कॉमन एग्जांपल हम बात करेंगे तो डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायराइडिज्म, अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाए उस कंडीशन में, यानी कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें हार्मोनल सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि इन्फेक्शन से ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इजीली कोई भी बीमारी इस पे अटैक कर सकता है, इम्यून सिस्टम उससे डिस्टर्ब हमारा हो जाता है। तो अगर देखेंगे प्रेगनेंसी लेवल में, प्रेगनेंसी कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्राइड लेवल वुमेन्स में बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में भी एस्ट्राइड लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा इन्फेक्शन से ससेप्टिबिलिटी उस फीमेल को बढ़ जाता है और वो इजीली कोई भी बीमारी से ग्रसित हो सकती है, कि इम्यूनिटी उनका कम हो जाता है इस वक्त। इस तरह से यानी कि अगर ये हमारा 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इनेट इम्यूनिटी को इफेक्ट डालते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। थैंक यू।